हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज की 26 मार्च 2021 और स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर सीरीज़ में, जिसको हम लोग एमसीक्यूज़ की मदद से रिवाइज़ करते हैं। ये करंट अफेयर की सीरीज़ आपको डिफरेंट स्टेट जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं और स्टेट पीएससीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आर्टिकल आरबीआई के द्वारा अभी जो एक कमेटी बनाई गई है जिसको कहा गया है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी एसईएसी के गठन के बारे में है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, आरबीआई ने हाल ही में जो 5 सदस्यों की जो कमेटी का जो गठन करा है जिसका नाम है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, जिसे 23 मार्च 2021 को बनाया गया ताकि नए बैंक्स की एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग हो सके। मतलब जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं नए नए बैंक्स को बनाने के लिए एप्लीकेंट्स, उनको स्क्रीन आउट करा जा सके। इस कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त करा गया है आरबीआई के द्वारा? सोचिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यानी श्यामला गोपीनाथ। ये जो आपकी स्क्रीन पर है यही है मिसेस श्यामला गोपीनाथ। इन्हीं को आरबीआई के द्वारा एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया जिसका नाम है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, आरबीआई ने 23 मार्च 2021 को एक कमेटी का गठन करा जिसका नाम है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। इस कमेटी का ये काम होगा जो नए नए बैंक्स की एप्लीकेशन है उनको रिव्यू करा जा सके, उनकी स्क्रीनिंग करी जा सके, स्पेशली 2 कैटेगरी के बैंक के लिए। एक होगा उसमें शामिल यूनिवर्सल बैंक्स, दूसरे होंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी एसएफबीस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी मिसेस श्यामला गोपीनाथ। ये आरबीआई की पूर्व डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुकी हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि 5 मेंबर की कमेटी है। तो एक तो ये खुद हो गई श्यामला गोपीनाथ, इनके अलावा 4 मेंबर्स और कौन है? तो यहाँ पर नज़र डालिए। आरबीआई के, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर रेवाती अय्यर, ये दूसरे मेंबर होंगे इस एसईएसी के। इसके बाद तीसरे नंबर पे मेंबर हैं बी महापात्रा। ये कौन है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के यानी एनपीसीआई के ये चेयरमैन हैं। इसके अलावा टीएन मनोहरन, ये कैनरा बैंक के पूर्व चेयरमैन हैं। और लास्ट है पीएफआरडीएआई, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जिनका नाम है हेमंत कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये 5 मेंबर की कमेटी है। श्यामला गोपीनाथ इसकी चेयरमैन, रेवाती अय्यर दूसरे मेंबर, बी महापात्रा तीसरे मेंबर, टीएन मनोहरन चौथे मेंबर और हेमंत कॉन्ट्रैक्टर 5वें मेंबर। तो इस प्रकार से हमने आरबीआई के द्वारा स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के नियुक्ति से जो चेयरमैन जो नियुक्त करा गया उससे संबंधित एक आर्टिकल को डिस्कस करा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया में पहली बार चलाई जाने वाली किसी स्टेट की तरफ से एम्बुलेंस के बारे में है। ये एम्बुलेंस कोई ऐसी वैसी एम्बुलेंस नहीं है, ये एम्बुलेंस स्पेशल तौर से सिर्फ और सिर्फ जानवरों के लिए चलेगी। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य ने ऐसी पहली गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क को लॉन्च करा है एनिमल्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, आंध्र प्रदेश के द्वारा ये एम्बुलेंस चलाई जा रही है जो कि एनिमल वेलफेयर सर्विसेज के लिए चलेगी। मतलब ऐसे जानवरों के लिए जो रोड पर बेहाल रहते हैं या किसी ने कॉल कर बुला लिया और ये आसपास जो डॉक्टर के क्लिनिक हैं वो अवेलेबल नहीं है आंध्र प्रदेश में इतनी आसानी से। कुछ गांव में मतलब कोई गांव में मान लो कोई एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा है, पपी है, उसकी टांग में चोट लग गई है। अब कोई हेल्प करना भी चाहता है लेकिन वो पहुंचा नहीं सकता इतनी जल्दी उसको हॉस्पिटल तक। तो इन सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखते हुए इस तरह की एम्बुलेंस लॉन्च करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। देखो ये जो जानवरों के लिए चलाई जाने वाली एम्बुलेंस है ना, इसको सेटअप करा है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने। और इसमें होगा क्या, इसमें आंध्र प्रदेश में जितनी भी विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं
ठीक है। विधानसभा की हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसी एक एक मोबाइल एम्बुलेंस वेटनरी क्लिनिक होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाली इस तरह की एम्बुलेंस होगी, जो कि जिसमें अंदर क्लिनिक भी होगा, ताकि किसी अटमोस्ट इमरजेंसी में अगर बिल्कुल जानवर बेहाल है और मरने ही वाला है तो अंदर ही क्लिनिक होकर जिस जगह से उस जानवर को उठाया गया है वहीं पर उसका इलाज भी कर दिया जाए। इस तरह की फैसिलिटी हर एक आंध्र प्रदेश की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाई जाएगी। इस तरह की टोटल 175 मोबाइल एम्बुलेंसेज होंगी। मोबाइल का मतलब यहाँ पर ये है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने वाली, ठीक है, मतलब गाड़ी की फॉर्म में एम्बुलेंसेज बनाई जाएंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ जानवरों की देखभाल के लिए बनाई जाएंगी। इसलिए इनको वेटनरी क्लिनिक आ गया। मतलब वेटनरी का मतलब होता है जो सिर्फ जानवरों की देखभाल के लिए बनाओ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश की हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी ये रहेगी। 108 तरह की सर्विसेज जो होंगी ये एम्बुलेंसेज पहुंचाएगी आपके घर के दरवाजे पर एक कॉल करने पर, ठीक है। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात इस आर्टिकल में ये है कि इन एम्बुलेंसेज में मान लो कोई एनिमल को उठाया नहीं जा सकता, उसके टांग में गंभीर तरीके से चोट लगी हुई है और उसको उठाना है, तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी लगी होगी इन एम्बुलेंस में। आप इस इमेज की तरफ देखिए, ये देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी इसको कहते हैं कि मान लो कोई एनिमल है वो बिल्कुल बेहाल पड़ा हुआ है, तो इसको झुकाकर हम लोग मशीन की सहायता से जैसे ग्राउंड लेवल से टच कराएंगे, धीरे 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 करके सरका के एनिमल को इस पर लेटाएंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे हम लोग, ठीक है। ऊपर करते करते आराम से ये एनिमल जो ये बेड फैसिलिटी पीछे बना रखी है क्लिनिक की, इस पर आराम से लेटाया जा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी, ताकि वो एनिमल्स जिनको इमरजेंसी के केस में नियर बाय गवर्नमेंट वेटनरी फैसिलिटी, मतलब सरकारी अस्पतालों तक जहाँ पर जानवरों की देखरेख होती है वहाँ पर पहुँचाने का अगर इतना समय नहीं है तो इमीडिएटली, और वो उन एनिमल्स को उठाना भी मुश्किल है कि गंभीर तरह से वो जख्मी है वो जानवर, तो उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी जो कि इन एम्बुलेंस में लगी होगी उससे उठाया जा सकता है। आपको एक नंबर दिया जाएगा अगर आप आंध्र प्रदेश के रेसिडेंट हैं इन एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, जो कि 24/7 काम करेगा और ये टोल फ्री नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस करा, देश में पहली ऐसी जानवरों के लिए चलाई जाने वाली एम्बुलेंस जिसको सरकार द्वारा सपोर्ट करा जा रहा है, जिसको आंध्र प्रदेश की सरकार सपोर्ट कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। डिस्कशन का हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स के बारे में है। क्वेश्चन देख लीजिए आप सबसे पहले, फ्लेक्सिबल फ्यूल्स व्हीकल्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन की सबसे पहली स्टेटमेंट हमसे ये बोलती है कि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स जो हैं वो व्हीकल्स के एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि हेल्प करेंगे गाड़ियों को, या तो वो गैस पे चलें, पेट्रोल पे चलें, या पेट्रोल में अगर इथेनॉल मिक्स कर दिया हो, मतलब अलग अलग वेरिएंट्स के साथ आप, मतलब इथेनॉल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गई, CNG हो गया, LPG हो गया और हाइड्रोजन हो गया, अगर आप किसी में भी किसको मिक्स करके चलाओगे तो गाड़ी चल सकती है आपकी। इस कंसेप्ट को कहा जाता है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स, ऐसा पहला स्टेटमेंट हमसे बोल रही है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में गाड़ी बनाने वाले कंपनी के मालिकों और फैक्ट्रियों को ये बोला है कि सिर्फ इस तरह के जो ब्लेंडेड फ्यूल्स होंगे, मतलब मिक्स करे जाने वाले जो फ्यूल होंगे कि आपने पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया, गैस का आप यूज़ कर रहे हो, ये बोला है कि सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स के लिए यूज़ करना है आपको, ना कि ट्रक्स में या फिर कमर्शियल व्हीकल्स में, ठीक है। ये है दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि इस तरह की फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल सक्सेसफुली चल रही हैं ब्राज़ील देश के अंदर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है C, यानी पहली और तीसरी स्टेटमेंट ही ठीक है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ही ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स के लिए सरकार ने दोनों को बोला है, कंपनियों को दोनों तरह की व्हीकल्स को टारगेट करने के लिए बोला है, पैसेंजर व्हीकल्स भी और कमर्शियल व्हीकल्स भी। डिस्कशन अभी करते हैं हम लोग, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आप लोगों को पता होगा सबसे पहले तो जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, गाड़ियाँ किस प्रकार से यूज़ होती हैं हमारे देश में, उनके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी की एक टंकी है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये डीजल का टैंक है, आपकी गाड़ी में डीजल गाड़ी है आपकी,
लेकिन आपने साथ में सीएनजी टैंक भी लगवा रखा है। तो जब आपको सीएनजी मोड पर गाड़ी चलानी होती है तब आप इस टैंक को एक्टिवेट करते हो, डीजल मोड पे चलानी होती है तो आप इस टैंक को एक्टिवेट करते हो, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए आपने इस तरह के अपनी गाड़ी में 3 टैंक लगवाए हुए हैं, एक चलता है हाइड्रोजन फ्यूल पर, एक चलता है सीएनजी पर, एक चलता है डीजल फ्यूल पर। तो जब आपको हाइड्रोजन पर गाड़ी चलानी होती है तब आप हाइड्रोजन वाला फ्यूल एक्टिवेट करते हो, सीएनजी पर तो सीएनजी मोड एक्टिवेट करते हो, डीजल पर तो डीजल मोड एक्टिवेट आप करते हो। लेकिन ये जो नया कंसेप्ट आया है, इस सबसे पहले तो हाँ, जो ये प्रेजेंट कंसेप्ट चल रहा है, जब आप अलग अलग मोड आपको यूज़ करने हैं तो अलग अलग फ्यूल टैंक आपका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो गाड़ियाँ ऐसी यूज़ होती हैं प्रेजेंट टाइम में, इनको हम लोग बोलते हैं बाईफ्यूल्स, ठीक है। 2 तरह के फ्यूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे। अगर डीजल मोड पे चला रहे हो गाड़ी तो डीजल मोड ही चलेगा, उस टाइम पे सीएनजी मोड ऑफ रहेगा। सीएनजी मोड पे अगर चला रहे हो तो सीएनजी मोड ही एक्टिवेटेड रहेगा, डीजल मोड उस टाइम पे बंद रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बाईफ्यूल व्हीकल्स, जो कि प्रेजेंटली हमारे इंडिया में चलती है। लेकिन ये जो फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल हैं, या फिर इनको ड्यूअल फ्यूल व्हीकल्स भी बोला जाता है, ठीक है, या तो आप इनको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बोल लो, एक सेकेंड, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स या फिर ड्यूअल फ्यूल व्हीकल्स बोल लो। इसमें होगा क्या कि एक ही चेम्बर होगा, एक ही सिलेंडर होगा। इसमें ये जो सिलेंडर होगा ये कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी पर वर्क करेगा। इसमें होगा क्या, आप अगर मैं सीधे शब्दों में आपको समझाऊं, एक ही गैस चेम्बर में, इसी में मतलब इसी कंबशन इंजन में आपका गैस भी होगी, आप चाहो तो इसमें इथेनॉल, इसमें मीथेनॉल या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे, वो एक ही सिलेंडर में स्टोर्ड होंगे सारे के सारे। गाड़ी इनको ब्लेंडेड वे में, मतलब मिक्स्ड वे में, के पेट्रोल के साथ इथेनॉल इसी टैंक में है तो वो इसी टैंक में मिक्स होकर चलेगा। उसके साथ आपने हाइड्रोजन भी यूज़ कर रहे हो, आप इथेनॉल यूज़ कर रहे हो, आप मीथेनॉल यूज़ कर रहे हो, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो चिंगारी चाहिए पड़ती है, जो कि गैसेस हेल्प करती हैं उस चिंगारी को जलाने में, तभी हमारा इंजन स्टार्ट होता है। तो वो इंजन को जलाने वाली सारी गैसेस एक ही चेम्बर के अंदर स्टोर्ड होगी। इस तरीके से नहीं कि अलग अलग चेम्बर्स आप लगा रहे हो, जो कि प्रेजेंट हमारा स्ट्रक्चर है गाड़ियों को चलाने वाला। तो अब आपको इस आर्टिकल को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप इसको देखो, ये देखो, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल, या फिर इसको, जिसको आप ड्यूअल फ्यूल व्हीकल भी कह सकते हो या फिर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी कह सकते हो, ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल है जो कि एक स्पेशल तरह के इंजन को यूज़ करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। मतलब अंदर ही जो कि गैसेस इस इंजन के अंदर स्टोर्ड होंगी, उसको अंदर ही इन गैसेस को ये जला देगा ये इंजन। आप इसी इंजन में गैस के साथ इथेनॉल को मिक्स करो, मीथेनॉल को मिक्स करो, दोनों तरह के फ्यूल सेम टाइम पर एक कॉमन टैंक के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बाय फ्यूल व्हीकल से डिफरेंट हैं थोड़े के थोड़े, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बाय फ्यूल्स में क्या होता है कि आप एक टाइम पे सीएनजी यूज़ कर सकते हो, या एलपीजी यूज़ कर सकते हो, या हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हो। सिमिलर टैंक में आप सारी गैसेस एक साथ नहीं ला सकते, आपको अलग अलग टैंक का यूज़ करना पड़ता है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन फ्लेक्सिबल फ्यूल सिस्टम में आप एक ही टैंक के अंदर, कंबशन इंजन के अंदर, 2 तरह की गैसेस सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, गैसेस को यूज़ करने के लिए, ठीक है। और जैसा कि तीसरी स्टेटमेंट में बोल रखा था, इस तरीके का ये जो प्रोग्राम है ये ब्राज़ील में सक्सेसफुली रन करा जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि इस फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल जो ये इंट्रोड्यूस करी जानी है इंडिया में ब्राज़ील गवर्नमेंट के मॉडल पर, तो इससे इंडिया को फ़ायदा क्या होगा। देखो होता क्या है, एक ना हमारा इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है कि आप ना पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं ताकि क्लीनर फ्यूल एक आपका निकले। टोटल तरीके से जब आप पेट्रोल को बर्न करते हो तो कार्बन सूट पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। लेकिन जब आप उसमें 10% इथेनॉल को मिक्स कर देते हो तो वो थोड़ा सा पेट्रोल क्लीन हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम। लेकिन इस तरीके का प्रोग्राम अभी तक हमारे देश के सिर्फ 15 राज्यों ने अपना रखा है। कई क्या करते हैं कि 10% से ज़्यादा इथेनॉल मिला देते हैं या उससे कम मिला देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ शॉर्टेज भी है सप्लाई की और ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस
भी हैं। तो इसकी इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की जगह पर अगर ये फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स प्रोग्राम हमारे देश में आ जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें आप हर तरह की ब्लेंडिंग को यूज़ कर सकते हैं एक ही टैंक के अंदर। आप एक ही चैम्बर के अंदर हर तरह के टैंक में अलग अलग फ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं आराम से। आप एक टैंक में दो तरह के फ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें चाहो तो पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिला दो, पेट्रोल के साथ मीथेनॉल मिला दो, आप सीएनजी के साथ जो है हाइड्रोजन फ्यूल्स को मिला दो, या फिर अलग अलग टेक्निक से जो भी ब्लेंडेड अलग अलग आपको मिक्स करने हैं आप ये कर सकते हो। उसके लिए आप सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अलग अलग चेम्बर्स भी नहीं चाहिए इस तरीके के, आपका एक ही गैस में ये वाला काम हो जाएगा। तो ये हमने पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्कस करा फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स प्रोग्राम से रिलेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये चीज़ याद रखना कि इस तरीके का जो प्रोग्राम है ब्राज़ील में बड़ी सक्सेसफुली रन करा जा रहा है और इंडिया अब इसको शॉर्टली अपनाने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। डिस्कशन का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है। क्वेश्चन ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट कह रही है कि हर साल 24 मार्च का जो दिन है वो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में ऑब्जर्व करा जाता है। दूसरी स्टेटमेंट, इस बार यानी 2021 वर्ल्ड टीबी डे की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये ठीक स्टेटमेंट है। देखो, टीबी के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसी बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमन बींग्स में टीबी की समस्या पैदा होती है। इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की डिस्कवरी के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट कॉच। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने ही इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर करा था और ये इन्होंने बताया था कि इसी बैक्टीरिया की मदद वजह से इंसान में टीबी होता है। तो नॉर्मल सी बात है, जो पहली स्टेटमेंट है बहुत नॉर्मल है कि 24 मार्च का जो दिन है वो इसलिए ऑब्जर्व करा जाता है ताकि जनता में जागरूकता पैदा करी जा सके कि कैसे वो अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, आसपास के सोशल एनवायरनमेंट का ध्यान रख सकते हैं, और टीबी अगर हो गया तो इससे कितना ज़्यादा खर्चा आ सकता है। तो इसलिए हमें टीबी को अवॉइड करना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ग्लोबली इन सारे एफर्ट्स को रेस करा जा सके, ये जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च का जो दिन है वो वर्ल्ड टीबी डे के रूप में ऑब्जर्व करा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की डिस्कवरी करी थी कब 1882 में, और इन्होंने बताया था इसी बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है। थीम इस बार ये है द क्लॉक इज टिकिंग। ये थीम ये बताता है कि कैसे दुनिया को सभी कंट्रीज़ में जागरूकता लाने की आवश्यकता है और सभी कंट्रीज़ को साथ मिलकर काम करना चाहिए टीबी की समस्या को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो कमिटमेंट्स हैं कि टीबी को इस पर्टिकुलर ईयर तक या इस पर्टिकुलर डिकेड तक ख़त्म करना है वो टाइम हाथ से निकलता चला जा रहा है। इसलिए इस बार की जो थीम रखी हुई है हमने 2021 की, वो रखी हुई है द क्लॉक इज टिकिंग वर्ल्ड टीबी डे की। तो ये हमने छोटा सा आर्टिकल टीबी से रिलेटेड डिस्कस करा। चलते हैं आगे। हमारा अगला आर्टिकल छठी यानी 6th इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इब्सा विमेंस फोरम मीटिंग से रिलेटेड है। तो आपको ये बताना है 16 मार्च 2021 को जो 6th इब्सा विमेन फोरम मीटिंग जो हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से, इसको किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज करा, किस कंट्री ने इस इब्सा मीटिंग का आयोजन करा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सोच लीजिए वीडियो को पॉज करके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, हिंदुस्तान। इंडिया ने इब्सा की छठी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा था 16 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज करा था, इसमें इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के जिन जिन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट करा था उन्होंने अपनी कमिटमेंट जताई है कि आने वाले टाइम में दो जेंडर गैप हैं, मतलब मेल और फीमेल की वर्किंग कंडीशन, उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन रिलेटेड जो भी गैप हैं उनको दूर करा जाएगा, और
औरतों के मुद्दे पे खास तरीके से ध्यान दिया जाएगा। ये सभी तीनों की तीनों कंट्रीज इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका इस डायरेक्शन में काम करेंगी ताकि विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जा सके इन तीनों कंट्रीज़ में। ऐसा इन तीनों लीडर्स ने अपने इरादे व्यक्त करे हैं इस 6th इब्सा विमेंस फोरम मीटिंग में। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था इब्सा से रिलेटेड। फुल फॉर्म आप याद रखिएगा इब्सा की। इब्सा एक ग्रुप है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका 3 देशों का ग्रुप है। चलते हैं आगे। डिस्कशन का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक स्पेशल तरीके के प्रीपेड कार्ड्स के बारे में है जिसका नाम है नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। आपको ये बताना है हाल ही में कौन से बैंक ने ये नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड नाम से एक प्रीपेड कार्ड को लॉन्च करा है ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड पार्टनरशिप की सहायता से। तो आपको बताना है उस बैंक का नाम जिसने इस कार्ड की फैसिलिटी को लॉन्च करा है। वीडियो को पॉज करके आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, आईसीआईसीआई बैंक ने इस कार्ड को लॉन्च करा है जिसका नाम है नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। देखो ये जो कार्ड है ना, ये एक प्रीपेड कार्ड है, ये एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम है। अब देखो नाम देखो कॉमन, ठीक है, मतलब आप कॉमनली इस कार्ड को यूज़ करके बड़ी सारी पेमेंट कर सकते हो। आपको डिफरेंट तरह के कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिससे आप मल्टीपल तरह की पेमेंट कर सकते हो एक ही कार्ड को यूज़ करके। ये रुपए पावर्ड को ब्रांडेड कार्ड है, कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड कार्ड है, ठीक है। इससे आप बड़ी तरह की पेमेंट कर सकते हो, जैसे अपना टैक्स भरना, अपने किसी भी तरह के बिजली के बिल या कुछ भी भरना, ठीक है। आप रिटेल स्टोर में शॉपिंग जब कर रहे हो तब इस कार्ड की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पे आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो तब यूज़ कर सकते हो। तो ये जो इनिशिएटिव है जो कि चेन्नई में लॉन्च करा गया है, तो ये इससे क्या होगा कि चेन्नई विश्व की उन इंटरनेशनल सिटीज़ में से चेन्नई की गिनती होने लगेगी जिसमें कॉमन पेमेंट कार्ड प्लेटफॉर्म की सर्विस सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। और अब सिटीजन्स को अलग अलग कार्ड रखने नहीं पड़ेंगे कि इस पेमेंट के लिए ये कार्ड, इस पेमेंट के लिए ये कार्ड, हमें कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो उसके लिए ये कार्ड। एक ही कार्ड से चेन्नई के रेसिडेंट्स और सिटीजन्स का काम हो जाएगा। और इस कार्ड का नाम क्या है? नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, जिसको ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड की कॉरपोरेशन से मिलकर बनाया गया है। ये एक कॉमन कार्ड पेमेंट सिस्टम है जिससे मल्टीपल तरह की पेमेंट एक ही कार्ड से हो सकती हैं। खास बात यह है कि चेन्नई में रहते हुए भी इस कार्ड का यूज़ करा जा सकता है और चेन्नई के लोग इस कार्ड को इसके बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। कौन से बैंक ने लॉन्च करा है? तो आप याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इस कार्ड को लॉन्च करा गया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस करे जाने से एक नए बिल इंट्रोड्यूस करे जाने से संबंधित है। आपको ये बताना है एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है हाल ही में लोकसभा में, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021। इसको लोकसभा में क्या 22 मार्च 2021 को लॉन्च करा गया है। दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये कहती है इस बिल की मदद से नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश होगा। क्या ये सही है? तीसरी स्टेटमेंट ये बोलती है कि इस बिल का ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे देश में किस प्रकार से हो सकती है, उसको फाइनेंस किस प्रकार से करा जाएगा। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अगर होती है हमारे देश में, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मतलब 20 से 25 सालों की अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे देश में इंट्रोड्यूस होता है तो वो कैसे डेवलप होगा और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, ये सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन आप देखिए, लास्ट ऑप्शन दे रखा था ऑल ऑफ द अबव, ये पूछ रखा था क्या ये सारी स्टेटमेंट ठीक है। तो हाँ जी हाँ, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इस बिल को जो इंट्रोड्यूस करा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इस बिल की यही है कि इसकी मदद से एक बॉडी स्टैब्लिश करी जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो हमारे देश में डेवलप करे जाएंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए, और उधर उन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा इसके लिए बॉडी स्टैब्लिश करी जाएगी जो कि एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, आप एक बात याद रखना कि ये ना जनता से पैसा नहीं एक्सेप्ट करते हैं। आप अगर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर आप सोचो कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ या फिर मैं अपना खाता खुलवा लेता हूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो
आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ये पैसा जनता से लेते क्यों नहीं है? अगर इनको फ़ायदा मिल सकता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए देश में हमारे, तो जनता से तो पैसा होने का मतलब है इनके पास तो जो पैसा है वो तो बढ़ेगा ना इनके बैंक में। लेकिन कुछ अन्य सोर्सेज हैं जिसकी मदद से इन बैंकों के पास पैसा आता है। ये अपना पैसा जो इनके पास सोर्स है ना, इनके पास कहाँ कहाँ से आता है? मार्केट से आता है, ठीक है, सरकार से आता है, या फिर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से आ सकता है, जैसे IMF हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया। इन सारे मीडियम्स की मदद से इन बैंकों के पास इन इंस्टीट्यूशन के पास पैसा आ सकता है, जिसका नाम है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्यों बनते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? देश में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इस बिल का मकसद ये भी है कि हमारे देश में जो बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट्स हैं इनको भी डेवलप करा जाए, जो कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में हेल्प करेंगी और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। देखो, बॉन्ड एक तरीके का, आपको पता है, पेपर इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हमारे बॉन्ड को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में दो ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो बॉडी है, और आपको पता होगा बॉन्ड की जो लिस्टिंग होती है हमारे देश में वो सेंसेक्स और निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने ये सुने होंगे। तो इस तरीके की बॉन्ड मार्केट को और भी अच्छे से डेवलप करना ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करा जा सके, ये इस बिल का मकसद है। तो ये तो कुछ जनरल बातें हैं। कुल मिलाकर आपको यही बात याद रखनी है, इस बॉडी का नाम नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कुछ और भी बातें हैं। देखो, सरकार ने ये हिंट दिया है कि जब ये बॉडी स्टैब्लिश होगी ना, शुरू में इसका जो फंडिंग होगी इसकी, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए के साथ ये बॉडी स्टैब्लिश करी जाएगी। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में शुरू में जो शेयर्स रखे जाएंगे वो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के द्वारा रखे जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी का शेयर होल्डिंग होगी इसमें, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की, वेल्थ फंड्स की, पेंशन फंड की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, इंश्योरर्स की, ठीक है, इंश्योरर्स की, बैंक्स की, कोई भी ऐसे अदर इंस्टीट्यूशन जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हाँ वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको अपनी हिस्सेदारी को रख सकते हैं। अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को सरकार ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, परमिशन दे रखी है, मना नहीं कर रखा है, तो वो इंस्टीट्यूशन भी हिस्सेदारी प्राप्त कर सकता है NBFID के अंदर। अब क्योंकि देश की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, तो शुरू में जब ये बॉडी स्टैब्लिश होगी, तो ताकि सब कुछ सही तरीके से चले, तो शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% शेयर की हिस्सेदारी होगी इस इंस्टीट्यूशन में। बाद में धीरे धीरे करके जैसे दूसरी बॉडीज़ जो इनको संभाल लेंगी, जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सारे जब बीच में आ जाएंगे, तो सरकार ने बोला धीरे धीरे करके वो इस नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में अपनी हिस्सेदारी को 100% से घटाकर 26% कर देगी। 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं मेनली इस NBFID को इस्टेब्लिश करने के लिए। एक है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में मतलब क्या? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उधार देना, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ताकि देश में जो बनाए जा सके, ठीक है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकें, तो उसके लिए उधारी देना, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना। ये तो हो गए इसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करें जो इस बॉडी के होंगे, वो ये होंगे कि देश में किस प्रकार से बॉन्ड मार्केट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। लोन जो है किस प्रकार से देने चाहिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, जो कि ऐसी कंपनी या फिर बॉडी हो सकती हैं जो कि कोई भी, मान लो कि आप हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, स्टेट हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रही है, कोई डैम बना रही है, या कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रही है जिससे देश की काफ़ी जनसंख्या जो होती है वो अफेक्ट होती है, तो इस तरीके की लोन देना और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को डेवलप करना। तो ये हो गए इस बिल के मुख्य प्रोविज़न। तो इस प्रकार से हमने बात करी लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक नए बिल को इंट्रोड्यूस करने से संबंधित, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बूस्ट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जल
शक्ति मिनिस्ट्री के एक नए इनिशिएटिव से रिलेटेड है। क्वेश्चन हमसे देखिए ये कह रहा है कि 22 मार्च 2021 को जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक पैक्ट साइन करा था। आप यहाँ पर देखो, एक पैक्ट साइन करा गया था एक UNOPS के साथ मिलकर और डेनमार्क की सरकार के साथ मिलकर। ठीक है, अब ये UNOPS क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, और डेनमार्क की सरकार के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट साइन करा गया है। ये किस बारे में है? ये प्रोजेक्ट टैप वाटर कनेक्शंस देने के बारे में, मतलब नलों से पानी, नलों का पानी देने के बारे में। हिंदुस्तान में किसी एक स्टेट जो है उसके लिए इस पैक्ट को साइन करा गया है यूनाइटेड नेशंस के एक ऑफिस के साथ मिलकर और डेनमार्क की सरकार के साथ मिलकर। आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसके लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इस एग्रीमेंट को साइन करा है। वीडियो को पॉज करके आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के लिए मेनली साइन करा है। ये जो टैप वाटर कनेक्शन का ये जो पैक्ट है डेनमार्क की सरकार के साथ मिलकर और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के साथ मिलकर, स्पेशली जहाँ पर पानी की समस्या बहुत रहती है। तो यूपी का आपको पता होगा, ये बुंदेलखंड और विंध्या रीजन जो है, इधर के लोगों को टैप वाटर कनेक्शन मिले, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिले, इस पर्पज़ से इस एग्रीमेंट को साइन करा है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। देखो, ये पूरी की पूरी जितनी ये बकवास लिखी हुई है ना ये, ठीक है, इसका कोई यहाँ पर कोई फैक्ट या कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर बस देखो, बात एक ही फैक्ट पर आकर उतरती है इस आर्टिकल में कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब नल लगवा दिया आपने, टैप वाटर कनेक्शन दे दिया। ठीक है, अब टैप वाटर कनेक्शन देने के बाद ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद वो नल ना चले और उनमें से पानी ना आए। तो ये प्रयास करा जाएगा सरकार की तरफ से, जल शक्ति मिनिस्ट्री की तरफ से, कि उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड और जो विंध्या रीजन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी की समस्या रहती है, तो वहाँ पर आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, हेल्थ सेंटर हो, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हो, वेलनेस सेंटर हो, गैम्यूटी सेंटर, तो कुल मिलाकर मतलब मल्टीपल एरियाज़ में जनता को कभी भी पानी की समस्या ना, और रेगुलर सेफ ड्रिंकिंग वाटर का वाटर सप्लाई या फिर अदर पर्पसेस के लिए जो वाटर सप्लाई है वो मिलता रहे। तो ये यूपी के लिए साइन करा गया है, बुंदेलखंड रीजन और विंध्या रीजन के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री की तरफ से ये प्रयास है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज और फॉरेन ये डेनमार्क की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, ताकि यूपी के लोगों को टैप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करा जा सके। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा गांधी पीस प्राइज 2019-2020 के बारे में है। 2 गांधी पीस प्राइज 2019 का भी और 20 का भी एक ही बार में दे दिया गया है इस साल। क्वेश्चन देख लीजिए, 2020 का गांधी पीस प्राइज जो है वो किसको अवार्ड करा गया है? वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर सोचिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। आपको पता होगा 1971 में जब बांग्लादेश बना था, 1971 इंडो पाक वॉर के बाद, तो ये उधर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। शेख हसीना जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, ये उनके फादर हैं। तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी पीस प्राइज मिला है, 2020 का। और 2019 के गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया है ओमान के पूर्व राजा, जिनका नाम है सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद। इनको 2019 का गांधी पीस प्राइज मिला है। तो अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र मारें, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का मिला है और ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद, इंटरेस्टिंग नाम है काफ़ी इनका, 2019 का पीस प्राइज़ मिला है। ये जो गांधी पीस प्राइज़ है ना, भारत की सरकार हर साल इसे अवार्ड करती है 1995 से लगातार अभी तक। ये इस बार दिया जा रहा है जब ये इसलिए दिया जाता है 125वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की, उसके पूरे होने पर। ये अवार्ड किसी को भी दिया जा सकता है। यहाँ पर जाति, धर्म, भेदभाव, उस पर्सन का लैंग्वेज, कास्ट, कलर, कौन से देश से बिलोंग कर सकता है, ये सब फालतू बातें नहीं देखी जाती हैं। ये जो बॉडी होती है ना, ये देखो गांधी पीस प्राइज़ जिसको दिया जाएगा, ये
मान लो ये गांधी पीस प्राइज किसी को मिलना है, तो अब कोई तो डिसाइड करेगा ना कि किसे दिया जाना चाहिए, कोई एक बॉडी तो बनेगी, संस्था तो होगी कोई जो डिसाइड करेगी। तो होता क्या है, इस बॉडी में जो कि डिसाइड करती है कि गांधी पीस प्राइज इस साल किसको मिलेगा, मान लो कि 2021 का गांधी पीस प्राइज मिलना था शेख मुजीबुर रहमान को। अब किसी एक पैनल ने डिसाइड करा था, उस पैनल में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि होता कौन है और कैसे डिसाइड होता है। इस पैनल में ना 3 लोग होते हैं। एक होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो कि इस पैनल के चेयरमैन होते हैं, दूसरे पर्सन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरे पर्सन होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में जिसके पास ऑपोजिशन पार्टी में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं उसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और फर्स्ट होते हैं प्रधानमंत्री खुद। प्रधानमंत्री इस पूरे पैनल के चेयरमैन भी होते हैं। तो 3 लोग होते हैं इसमें। आप यहाँ पर नज़र मारिए, ये देखो लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री जो होते हैं इस ज्यूरी के, मतलब जो बॉडी डिसाइड करती है कि गांधी पीस प्राइज किसे दिया जाएगा, उसके चेयरमैन होते हैं। प्रधानमंत्री के अलावा 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? एक अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी लोकसभा के अंदर। जिसको अवार्ड मिलता है उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, एक साइटेशन मिलता है, एक प्लेक मिलता है और कुछ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट या फिर हैंडलूम आइटम दिया जाता है। ठीक है, तो ये गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड हम एक आर्टिकल डिस्कस करा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। आपको ये बताना है हाल ही में कौन नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त करा गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 18 मार्च 2021 को। वीडियो को पॉज करके आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, यानी मिस्टर M.A. गणपति को अपॉइंट करा गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर। यही हैं मिस्टर M.A. गणपति। तो ये कब तक रहेंगे इसके डायरेक्टर जनरल NSD के? फरवरी 2024 तक ये रहेंगे। इससे पहले ये डायरेक्टर जनरल थे सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो के, यानी BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कह लो या फिर आप उसको सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो कह लो। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम लोग बात करें, ये बहुत स्पेशल फोर्स है जो कि यूनियन लेवल पर और फेडरल या यूनियन लेवल पर या आप कहो या फिर फेडरल लेवल पर कहो, हमारी कंट्री में देश के अलग अलग कोनों में कंट्री लेवल पर ये वर्क करती है फोर्स। इस फोर्स का स्पेशल मकसद जो है वो इस वजह से बनाई गई थी कि आतंकवाद को रोका जा सके और किडनैपिंग रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ये फोर्स उनको देखती है। NSD का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में मानेसर एक जगह के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1986 में एज अ फेडरल फोर्स के तौर पर इसको नियुक्त करा गया था NSD को। टेररिस्ट, आतंकवाद और किडनैपिंग जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे डील करने के लिए फोर्स बनाई गई है। इस फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में मानेसर जो एक जगह है वहाँ पर लोकेटेड है। तो इस प्रकार से हमने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एज अ ग्रुप के बारे में डिस्कशन करी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 के बारे में है। आपको ये बताना है हाल ही में बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 जो पब्लिश करा गया, इसको रिलीज़ कौन करता है? वैसे इसको रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था जिसका नाम है UNCTAD, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये संस्था इसे रिलीज़ करती है। आपको ये बताना है ये जो इंडेक्स रिलीज़ करा गया इसमें इंडिया का स्थान इस साल इंडिया को क्या मिला है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। इंडिया को इस बार 71st पोजीशन मिली है इस इंडेक्स में। तो अगर हम लोग बात करें इस इंडेक्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसे रिलीज़ करती है। इसका नाम है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 का ये है जो रिलीज़ करा गया इस बारी। 152 टोटल कंट्रीज़ को इस इंडेक्स में अलग अलग रैंकिंग दी गई थी। ये इंडेक्स ये जो है कंट्री को इस बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड करता है कि कंट्री की जो ऑनलाइन परचेज कैपेसिटी है, आप जैसे
अमेज़न अमेज़न फ्लिपकार्ट या फिर जो ईबे है, ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, या कोई भी आप मतलब ये तो सिर्फ प्लेटफॉर्म हो गया, आप ऑनलाइन कितना परचेज करते हैं देश के लोग, उसके बेसिस पे इंडिया को रैंकिंग मिलती है। इस इंडेक्स में टॉप करा है स्विट्ज़रलैंड ने। स्विट्ज़रलैंड के बाद सेकंड रैंकिंग आती है नीदरलैंड्स की, डेनमार्क की तीसरी, सिंगापुर की चौथी, यूके की फिफ्थ। ठीक है। लीस्ट रैंकिंग इस पे मिली है नाइजर को, जिसकी रैंक है 152। तो पहली और लास्ट याद रखना, पहली स्विट्ज़रलैंड को, नाइजर को लास्ट मिली है 152। देखो 152 कंट्रीज़ को टोटल वो करा जाता है, तो सबसे पहली स्विट्ज़रलैंड और 152 जो कि लास्ट है वो है नाइजर। नाइजर के बाद जो पोजीशंस हैं, जैसे आप ये देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को 148, कोमरोस को जो रैंकिंग है वो है 149, बुरुंडी को 150, शैड को है 151। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 71 है। 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 75। इसका मतलब इंडिया की रैंकिंग जो है वो 4 पॉइंट से इम्प्रूव हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट इंडेक्स जो 2019 में पब्लिश करा गया था। ये इंडेक्स किस लिए पब्लिश करा जाता है कि ऑनलाइन परचेजिंग कैपेसिटी एक देश में रहने वाले नागरिकों की कैसी है, सिटीजन्स की कैसी है। तो इस इंडेक्स में जो रैंकिंग इम्प्रूव हुई है हमारी 75 से 71, वो ये शो करता है कि हमारे देश में जो ऑनलाइन परचेजिंग कैपेसिटी है, जनता ऑनलाइन परचेज ज़्यादा करने लगी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये हमने पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्कस करा B2C ई कॉमर्स इंडेक्स के बारे में। चलते हैं आगे।